जय हिंद साथियों, आज के अपने YouTube चैनल लर्न विद दीप चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज अपनी क्लास लेकर आया हो स्कूल व्याख्याता जो परीक्षा 2015 में हुई थी, भूगोल का पेपर हुआ था सब्जेक्ट का, उस सब्जेक्ट का पेपर को लेकर आया हो क्लास में। इस क्लास में अपन उस पेपर को पूरा एनालिसिस करेंगे आंसर की के साथ में। तो क्लास में बने रहिए। क्लास अच्छी लगे तो अधिक से अधिक अपने साथियों को जरूर शेयर करें। इस क्लास से आने वाले तमाम एग्ज़ाम हैं, उस एग्ज़ाम से प्रश्न आपको वो देखने को मिलेंगे। इसलिए मैं एक छोटा सा और निवेदन करूंगा कि चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में आने वाले वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। लीजिए अपन बिना देरी करते क्लास को स्टार्ट करते हैं। जो ये परीक्षा हुई थी ये कब हुई थी? 21/7/2016 को, जो कि स्कूल व्याख्याता परीक्षा 2015, उसका जो कौन सा पेपर है तो ज्योग्राफी का, भूगोल का पेपर है। ये 300 अंक का पेपर होता है। कितने अंक का होता है? 300 अंक का होता है और 3 घंटे का उसका समय होता है। और उस पर प्रश्न आते हैं 150। कितने प्रश्न आते हैं? 150। तो लीजिए अपन पूरी इस क्लास को विथ प्रूफ के साथ पूरा एनालिसिस करेंगे। पहला प्रश्न है, पीर पंजाल श्रेणी किस का अंग है? वह है उप हिमालय, लघु हिमालय, आंतरिक हिमालय या ट्रांस हिमालय। किसका अंग है? तो ये है लघु हिमालय। किसका है? लघु हिमालय। आगे देखिए दूसरा प्रश्न है, जिसमें अक्षांश रेखाओं की मध्य दूरी भूमध्य रेखा की ओर से कम होती जाती है वह प्रक्षेप है। मतलब जिसमें अक्षांश रेखाओं की मध्य जो दूरी होती है वो भूमध्य रेखा की ओर क्या होती है? कम होती जाती है, वह प्रक्षेप है। कौन सा है? पहला ध्रुवीय खम्भीय समक्षेत्रफल, बेलनाकार समक्षेत्रफल, शंक्वाकार सम क्षेत्रफल या साइनो आइशियल। तो कौन सा उसमें रहेगा? तो उसमें रहेगा ध्रुवीय खम्भीय समक्षेत्रफल। आगे देखिए तीसरा प्रश्न है, एक बॉन प्रक्षेप 50 डिग्री उत्तर मानक अक्षांश के आधार पर बनाया गया है। यदि उसे पुनः 25 डिग्री उत्तर मानक अक्षांश के आधार पर बनाया जाए तो उस अक्षांश की वक्रता कहलाता है। 50 डिग्री उत्तर मानक अक्षांश के आधार पर बनाया गया है। यदि उसे पुनः 25 डिग्री उत्तर मानक अक्षांश के आधार पर बनाया जाए तो उसी अक्षांश में रेखाओं की वक्रता होगी। पहला वही रहेगी, दूसरा बढ़ेगी, तीसरा घटेगी या चौथा मानक अक्षांश की उत्तर में बढ़ेगी और दक्षिण में घटेगी। तो उसका राइट आंसर क्या रहेगा? उसमें रहेगा घटेगी। क्या रहेगा? घटेगी। आगे देखिए चौथा प्रश्न है, केंद्रीयता के जिस माप से विचलनों के वर्ग का योग न्यूनतम होता है वह है माध्यम बहुलक या माध्यिका बहुलक, माध्यिका बहुलक या माध्य। तो क्या रहेगा उसमें? तो उसका राइट आंसर रहेगा माध्य। क्या रहेगा उसका राइट आंसर? माध्य। आगे देखिए, किसी वितरण में सबसे अधिक बारंबारता वाले मूल्य को कहते हैं। जिसमें अधिक बार बारंबारता आती है उसे क्या कहेंगे आप? तो बताइए, उसमें बहुलक कहेंगे, माध्यिका कहेंगे, माध्य कहेंगे या माध्यिका कहेंगे? तो उसे कहेंगे बहुलक। क्या कहेंगे अपन? उसको बहुलक कहेंगे। आगे देखिए छठा प्रश्न है। छठा प्रश्न क्या है? देखिए, यदि समअंकों में से कोई स्थिरांक घटा दिया जाए तो उसका प्रमाप विचलन है। उसका क्या रहेगा? पहला स्थिरांक के बराबर घट जाएगा, दूसरा स्थिरांक के बराबर बढ़ जाएगा, तीसरा स्थिरांक वर्ग के बराबर घट जाएगा और चौथा आएगा अपरिवर्तित रहेगा। तो उसका राइट आंसर क्या रहेगा? उसका राइट आंसर रहेगा अपरिवर्तित रहेगा। आगे देखिए सातवां प्रश्न है, समअंकों को स्थिरांक से विभाजित करने पर, जो समअंकों होते हैं उसको स्थिरांक से विभाजित करने पर क्या आएगा? पहला है माध्य प्रमाप विचलन स्थिरांक विभाजन के बराबर कम हो जाएगा, दूसरा है माध्य अपरिवर्तित रहेगा या माप विचलन कम हो जाएगा, तीसरा है माप विचलन अपरिवर्तित रहेगा या माध्य कम हो जाएगा, चौथा है माप व प्रमाप विचलन दोनों परिवर्तित रहेंगे। तो क्या उसका राइट आंसर रहेगा? तो उसका राइट आंसर रहेगा, उसका रहेगा माध्य व प्रमाप विचलन स्थिरांक विभाजन के बराबर कम हो जाएगा। आगे देखिए आठवां प्रश्न, मेंटल के जिसमें सेल निर्मित है वह है, मेंटल होता है उसमें सेल निर्मित होती है, वह है एंड्रीटाइट पहला है, दूसरा पेरिडोडाइट, तीसरा है हेलेटाइट, चौथा है जिप्सम। तो क्या रहेगा उसमें? उसमें राइट आंसर रहेगा पेरिडोटाइट। क्या रहेगा? पेरिडोटाइट। आगे देखिए सही कथन, नंबर प्रश्न है, सही कथन चुने। मोहरेखा
स्थल मंडल व दुर्बलता मंडल को पृथक करती है। मोहरे का दुर्बल मंडल व मेंटल को पृथक करती है। मेंटल एक मुलायम परत है, दुर्बलता मंडल एक मुलायम परत है। तो उसका राइट आंसर क्या रहेगा? तो गाइज यह पूरी स्टार की संभावना, ये बोनस अंक का प्रश्न है। आगे देखिए 10वां प्रश्न, न्यूनतम गहराई पर मैग्मा का गुम्मद्वार जमाव है। जो गहराई पर मैग्मा का जो गुम्मद्वार जमा होता है उसे क्या कहते हैं? उसे स्कन कहते हैं, लेपोलिथ कहते हैं, बैथोलिक कहते हैं या लेकोलिथ कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? उसे लेकोलिथ कहते हैं। आगे देखिए 11वां प्रश्न, नदी घाटी के गहरा होने में सहायक कारक है। नदी घाटी गहरी होती है, उसमें सहायक कारक कौन सा है? अपघर्षण है या सन्निकर्षण है या जलीय दाब है या गर्ती का सेदन है। तो उसका राइट आंसर बताइए। चारों है कि इनमें से 3 है कि 2 है, कौन सा है? A B C D, उसमें से बताइए कौन सा रहेगा। तो उसमें एक तो रहेगा आपका अपघर्षण रहता है, दूसरा आपका जलीय दाब होता है और तीसरा होता है आपका गर्ती का छेदन। तो राइट आंसर क्या रहेगा उसका? चौथा। आगे देखिए प्रश्न है 12वां, आधार तल में धनात्मक परिवर्तन होता है। जो आधार तल होता है उसमें धनात्मक परिवर्तन होता है, क्या उसका राइट आंसर रहेगा? समुद्र तल स्थिर होने पर, समुद्र तल नीचे गिरने पर, समुद्र तल ऊपर उठने पर या घाटी के तली ऊपर उठने से? क्या रहेगा राइट आंसर? तो उसका राइट आंसर रहेगा जो समुद्र तली होती है वो ऊपर उठने से आधार तल में धनात्मक परिवर्तन होता है। आगे देखिए 13वां प्रश्न, सममंडल में सम्मिलित है। सममंडल में सम्मिलित है, क्या है सममंडल में सम्मिलित? बताइए। समताप मंडल, सौमंडल, मध्य मंडल या बहिर्मंडल? तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा बताइए। उसमें कौन कौन सा होता है? तो उसमें समता मंडल भी होता है, उसमें सौमंडल भी होता है, उसमें मध्य मंडल भी होता है। तो उसका राइट आंसर कौन सा रहेगा? A B C, मतलब दूसरा उसका राइट आंसर रहेगा। आगे देखिए 14वां प्रश्न, दातल को गर्म करने वाला या वाले सार्थक कारक है। दातल को गर्म करने वाले कौन से कारक है? दातल को क्या करते हैं? गर्म करते हैं। कौन से कारक है बताइए। पहला है सौर विकिरण की लघु तरंगे, दूसरा है पृथ्वी विकिरण की दीर्घ तरंगे, तीसरा है भूगर्भीय ताप, चौथा है प्रचलित पर्वने। तो उसका राइट आंसर क्या रहेगा बताइए जल्दी से जल्दी कमेंट करके। राइट आंसर क्या रहेगा उसका? A B C D, कौन सा रहेगा उसका राइट आंसर? तो उसका राइट आंसर रहेगा, एक तो रहेगा सौर जो लघु किरणें होती है वो भी उसको दातल को गर्म करती है, और दूसरी होती है पृथ्वी विकिरण किरणें होती है वो भी दातल को गर्म करती है। तो उसका राइट आंसर क्या रहेगा? A और B, मतलब दूसरा पहला उसका राइट आंसर रहेगा। आगे देखिए, यदि पृथ्वी पर किसी प्रकार का संचरण नहीं होता है तो हमें तापमान अनुभव करते हैं, अधिक करते हैं, कम करते हैं, पहला विषम होता है, सम होता है, कैसे होता है? पहला है विषम, दूसरा सम, तीसरा निम्न, चौथा अस्थिर। तो उसका राइट आंसर कौन सा रहेगा? तो उसका राइट आंसर रहेगा आपको विषम। क्या रहेगा उसका? विषम रहेगा। पहला उसका राइट आंसर सही है। उसके बाद देखिए समताप रेखाएं उस स्थान को मिलाती है जहाँ पहला अभिलेखित तापमान समान हो, दूसरा समुद्र तल पर समायोजित तापमान समान हो, तीसरा है अभिलेखित न्यूनतम तापमान समान हो, चौथा है अभिलेखित अधिकतम तापमान समान हो। तो उसका राइट आंसर क्या रहेगा? तो उसका राइट आंसर रहेगा समुद्र तल पर समायोजित तापमान समान हो, ये उसका राइट आंसर रहेगा। आगे देखिए 17वां प्रश्न है, किसी दिए हुए वायु के द्रव्यमान में उपलब्ध जल वाष्प के द्रव्यमान को कहते हैं। मतलब जो वायु होता है उस वायु में द्रव्यमान उपलब्ध होता है, जल वाष्प उपलब्ध होता है, उसे क्या कहते हैं? उसे निरपेक्ष आर्द्रता कहते हैं, कि सापेक्ष आर्द्रता कहते हैं, कि गुप्त आर्द्रता कहते हैं या विशिष्ट आर्द्रता कहते हैं? उसे क्या कहते हैं बताइए। तो ये प्रश्न पूरी आपकी बोनस की संभावना थी, ये आपके स्टार वाला प्रश्न है। आगे देखिए 18वां प्रश्न, बढ़ते हुए तापमान पर वायु की आर्द्रता धारण करने की शक्ति है। जो जैसे जैसे तापमान बढ़ता है वायु की आर्द्रता होती है उसके धारण करने की शक्ति कैसी रहती है? स्थिर से बढ़ती है, घटती से बढ़ती है, बढ़ती से बढ़ती है, बढ़ती दर से बढ़ती है या बढ़ती दर से घटती है? उसका राइट आंसर क्या रहेगा? तो उसका राइट आंसर रहेगा आपके बढ़ती दर से बढ़ती है, ये उसका राइट आंसर रहेगा। आगे देखिए 19वां प्रश्न, उदर्व विकसित मेघ प्रकार है। जो उदर्व विकसित मेघ प्रकार है बताइए, स्त्री, उच्च स्त्री, प्रक्षाप स्त्री या कपासी वर्षा? कौन सा उसका राइट आंसर बताइए कमेंट करके जल्दी। तो ये भी आपके बोनस की संभावना है, इस समय स्टार का प्रश्न है। आगे देखिए 20वां प्रश्न, ध्रुवों की ओर विक्षेपण बल है।
ध्रुवों की ओर जो विपेक्षण बल होता है वो बल होता है टुवर्ड द पोल डिफ्लेक्शन फोर्स, घटता है, बढ़ता है, स्थिर रहता है या स्थिर अस्थिर रहता है। ध्रुवों की ओर क्या रहता है बताइए, तो ध्रुवों की ओर क्या रहता है, बढ़ता है। आगे देखिए 21वां प्रश्न, घड़ी की सुई की विपरीत दिशा से भीतर की ओर चलने वाला पवन संचरण होता है। मतलब घोड़े की सुई की विपरीत दिशा के भीतर की ओर चलने वाला जो पवन का संचरण होता है उसे क्या कहते हैं? ये उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात होता है, दक्षिणी गोलार्ध में चक्रवात होता है, उत्तरी गोलार्ध में प्रति चक्रवात होता है और दक्षिणी गोलार्ध में प्रति चक्रवात होता है। बताइए, तो उसका राइट आंसर रहेगा उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात होता है। जब घड़ी की सुई होती है उसके विपरीत दिशा में क्या होता है, पवन का बिल्कुल संचरण होता है इस प्रकार से, और वो क्या करता है, एक चक्रवात का रूप ले लेता है। आगे देखिए 22वां प्रश्न, क्रमशः उत्तरी व दक्षिणी गोलार्ध में महासागरीय धाराओं के संग्रहण की दिशा है। उत्तरी व दक्षिणी गोलार्ध में महासागरीय धारा है उसकी दिशा का संग्रहण बताइए। उसका राइट आंसर क्या रहेगा बताइए। तो उसमें देखिए पहला प्रश्न देखिए, घड़ी की सुई के विपरीत, घड़ी की सुई के विपरीत, घड़ी की सुई के विपरीत। दूसरा है घड़ी की सुई के विपरीत, घड़ी की सुई के अनुरूप। तीसरा है घड़ी की सुई के अनुरूप, घड़ी की सुई के विपरीत। चौथा है घड़ी की सुई के अनुरूप, घड़ी की सुई के अनुरूप। तो उसका राइट आंसर कौन सा रहेगा, तो उसका राइट आंसर रहेगा घड़ी के सुई के अनुरूप और घड़ी के सुई के विपरीत, ये उसका राइट आंसर रहेगा। आगे देखिए, यदि चंद्रमा की घूर्णन गति दुगुनी हो जाए तो किसी चंद्रमा पर अगला ज्वार कितने विलंब के बाद आएगा, तो वो आएगा आपके 104 मिनट, 52 मिनट, 13 मिनट या 26 मिनट। तो 26 मिनट के बाद वो ज्वार आता है। आगे देखिए 24वां प्रश्न, 24वां प्रश्न, यदि पृथ्वी पर चंद्रमा यदि 24वां प्रश्न 25वां प्रश्न देखिए, यदि महाद्वीपों के पूर्वी भागों में, महाद्वीपों के पूर्वी भागों में 45 डिग्री से 65 डिग्री अक्षांश के मध्य जो जलवायु प्रदेश होता है वो कहलाता है। 45 डिग्री और 65 डिग्री के मध्य जो जलवायु प्रदेश पाया जाता है वह है पश्चिमी यूरोपीय, सेंट लॉरेंस, उष्णकटिबंधीय या मानसूनी। कौन सा है बताइए, तो वो आपका रहेगा सेंट लॉरेंस। क्या रहेगा, सेंट लॉरेंस। आगे देखिए, जिस महासागरीय गहराई पर हेल्कोक्लाइनन स्थिति रहती है वह मीटर में होती है। महासागरीय की गहराई में जो हेल्कोक्लाइनन स्थिति रहती है वह गहराई पे होती है, कितने मीटर की गहराई होती है, 1500 से 2000, 100 से 300, 300 से 1000, 1000 से 3000, कितनी गहराई पर रहती है स्थिति बताइए। तो वो होती है 300 से लेकर 1000 की गहराई में ये हेल्कोक्लाइनन स्थिति रहती है। आगे देखिए 27 प्रश्न, बिहार में सासाराम से लेकर राजस्थान में चित्तौड़ तक फैली लगभग जो क्रमिक पट्टी है जिस शैल समूह की है वह है कुडप्पा की है, धारवाड़ की है, गोडावन की है या विंध्य की है, किसकी पट्टी पाई जाती है। कहाँ से लेकर, सासाराम से लेकर राजस्थान की चित्तौड़ तक वो पट्टी कौन सी है, पट्टी बताइए वो पट्टी कौन सी है, तो वह है विंध्यन पट्टी। कौन सी है, विंध्यन पर पट्टी पाई जाती है, क्रमिक पट्टी होती है जो कि कहाँ से लेकर, सासाराम से लेकर, कहाँ से लेकर, सासाराम से लेकर चित्तौड़ तक एक पूरी एक पट्टी है। आगे देखिए 28वां प्रश्न, 28वां प्रश्न सूची वाला प्रश्न है, मिलान वाला। देखिए सूची फर्स्ट, हिमालय के निर्माण में पर्वत निर्माणकारी बल की दिशा, फर्स्ट सूची। सेकंड सूची में देखिए उसके प्रतिपादक के सम्मिलित करते हुए दिए गए कूटों को चयन कर दिए। अब कूट आपको मिलाने हैं। 28वां प्रश्न, 28वें प्रश्न में आपको क्या करना है, कूट मिलाने हैं। तो देखिए उत्तर से कौन है, उत्तर से स्विस महोदय। कौन से, उत्तर से स्विस महोदय, उत्तर से स्विस महोदय हैं। उसके बाद कौन से, दक्षिण से कौन से, दक्षिण से अंगारगंड है। और दोनों ओर से कौन है, तो दोनों ओर से आपके रहेंगे पॉबर, और उसके बाद किसी और से बुराड़। तो उसका राइट आंसर कौन सा रहेगा, दूसरा। इसके बाद देखिए 29वां प्रश्न, कोपेन के योजना अनुसार AMW प्रकार की जलवायु जहाँ मिलता है वह है, कोपेन की योजना अनुसार AMW जो जलवायु होती है वो मिलती है, वह क्षेत्र कौन सा है, केरल है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है या जम्मू कश्मीर है, कौन सा बताइए। तो वह है केरल। कौन सा है, केरल। केरल में AMW जलवायु मिलती है। आगे देखिए 30वां प्रश्न, बेलनाकार समक्षेत्रफल प्रक्षेप के विषय में सही कथनों का चयन कीजिए। पहला है भूमध्य रेखा व ध्रुवों के समान लंबाई होती है। दूसरा है बी, यह शुद्ध
क्षेत्रफल व शुद्ध आकृति प्रक्षेप है। सी है देशांतर रेखा लघुकृत पृथ्वी के व्यास के बराबर होती है। और डी है देशांतर रेखा समदूरस्थ होती है। बताइए उसका राइट आंसर क्या रहेगा? उसका राइट आंसर बताइए क्या रहेगा उसका राइट आंसर? 30वें का आपको राइट आंसर बताना है। क्या रहेगा बताइए जल्दी। तो उसका राइट आंसर क्या रहेगा? एक तो भूमध्य रेखा के ध्रुवों के समान, उसके बाद दूसरा है देशांतर रेखा के लघुकृत व्यास के बराबर होती है, और तीसरा है देशांतर रेखा के समरस होती है। तो ए, सी और डी उसका राइट आंसर रहेगा। आगे देखिए 31वां प्रश्न, मालवीय प्रक्षेप में केंद्रीय मध्याह्न रेखा प्रदर्शित होती है अपनी वास्तविक लंबाई के बराबर, अपनी वास्तविक लंबाई की लंबी, अपनी वास्तविक लंबाई की छोटी और भूमध्य रेखा की 1/3 कौन सी रहती है बताइए। तो उसका राइट आंसर क्या रहेगा? तो उसका राइट आंसर रहेगा अपनी वास्तविक लंबाई से छोटी। ये उसका लास्ट राइट आंसर है। आगे देखिए 32वां प्रश्न, दिया गया हुआ है प्रकीर्ण आरेख प्रदर्शित करता है आर का जो आरेख होता है आर उसका मान लगभग है बताइए। पहला में 0.6, दूसरे में -0.6, तीसरे में -1.0, चौथे में 1.0। तो उसका कौन सा आंसर रहेगा राइट बताइए। तो उसका राइट आंसर रहेगा -0.6, ये उसका आर का मान है। आगे देखिए 33वां प्रश्न, निम्नलिखित समकों के लिए कोटि आकार संबंध होता है। यह संबंध होगा एक्स में देखिए 2 से 4 से 2, वाई में 4 4 4। तो उसका संबंध बताइए। उसका राइट आंसर कौन सा रहेगा? ए, बी, सी या डी? कौन सा रहेगा उसका राइट आंसर? तो उसका राइट आंसर रहेगा सी। कौन सा रहेगा? सी, तीसरा 0.0। मर्केटर प्रक्षेप नहीं है। मर्केटर जो प्रक्षेप नहीं है इसमें से कौन सा नहीं है बताइए। समक्षेत्रफल प्रक्षेप नहीं है, शुद्ध आकृति प्रक्षेप नहीं है, शुद्ध दिशा प्रक्षेप नहीं है, या शुद्ध आकृति शुद्ध दिशा प्रक्षेप नहीं है। कौन सा नहीं है बताइए। तो ये समक्षेत्र जो प्रक्षेप ये वाला नहीं है, पहला वाला। आगे देखिए 35वां प्रश्न, राजस्थान में जलवायु के निर्धारक कारक है अरावली की अवस्थिति, अरावली की दिशा, समुद्र से दूरी, वर्षा की अनिश्चितता। कौन सा है बताइए? कौन सा कारक उसमें से? तो उसमें से कारक कौन सा रहेगा आपके बताइए। तो ए, बी, सी ये तीनों कारक है। अरावली की अवस्थिति भी है, अरावली की दिशा भी है, समुद्र से दूरी भी है, लेकिन वर्षा की अनिश्चितता नहीं है। आगे देखिए 36वां प्रश्न, लाल व पीली मिट्टी वाला युग्म जिला कौन सा है? लाल पीली मिट्टी वाला जिला कहाँ है बताइए। भरतपुर, धौलपुर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, सवाई माधोपुर, करौली या बारा झालावाड़। तो कौन सा है? सवाई माधोपुर और करौली। सवाई माधोपुर करौली में लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। आगे देखिए 37वां प्रश्न, सागवान वाला वन जिला युग्म है। सागवान कहाँ पर पाया जाता है बताइए सागवान। तो उदयपुर, राजसमंद, सिरोही, पाली, जालोर, जोधपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर। तो बांसवाड़ा डूंगरपुर में सागवान पाया जाता है। आगे देखिए 38वां प्रश्न, जितने मिलीमीटर में समवर्षा, जितने मिलीमीटर की समवर्षा रेखा राजस्थान को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है वह है 250, 500, 100 या 50। तो 50 डिग्री है। कौन सी डिग्री है? तो राजस्थान को जो कि जो 500 मीटर है वो राजस्थान को 2 भागों में बांटती है, 500 मिलीमीटर सॉरी। आगे देखिए 39वां प्रश्न, राजस्थान में वर्षा की घटती प्रवृत्ति की विशिष्ट दिशा है दक्षिण पश्चिम से दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम को, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व को, उत्तर पूर्व से उत्तर को, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम को। कौन सा है उसका राइट आंसर बताइए। तो उसका राइट आंसर रहेगा दक्षिण पश्चिम से लेकर दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर ये वर्षा की घटती स्थिति है। गाइस ये 2 प्रश्न है आने वाले एग्जाम में आपको खूब देखने को मिलते हैं। चाहे ज्योग्राफी से कोई भी एग्जाम हो, चाहे पटवा, रेट, फर्स्ट ग्रेड, आरएस वगैरह तमाम एग्जाम हो, उस एग्जाम में ये प्रश्न वापस से रिपीट होते हैं। इसलिए इस क्लास को बिल्कुल वीडियो को स्किप नहीं करें, पूरा वीडियो देखें। आने वाले एग्जाम में आपको इस क्लास से प्रश्न देखने को मिलेंगे। आगे देखिए 40वां प्रश्न, तारा बालू का स्फोट जिसके निकट मिलते हैं वह है। तारा बालू का कहाँ मिलते हैं? जैसलमेर, जोधपुर, सूरतगढ़ या बाड़मेर कहाँ मिलते बताइए तारा स्फोट। तो ये स्टार वाला प्रश्न है। आगे देखिए 41वां प्रश्न, राजस्थान में विद्युत कगार जिसमें निर्मित है, विद्युत कगार से निर्मित राजस्थान में क्या है? बालू का पत्थर है, सोना पत्थर है, क्वार्टजाइट है या डोलोमाइट है? क्या है बताइए।
तो राजस्थान में जो चूना पत्थर है वो किससे निर्मित है? जो विंध्य कगार से। किससे निर्मित है? विंध्य कगार से। आगे देखिए 42वां प्रश्न, राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत भाग फसली क्षेत्र है? राजस्थान में जो क्षेत्रफल है उस क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग है जो किसमें है? फसली क्षेत्र में है, वो बताना आपको। फसली क्षेत्र में कितना प्रतिशत भाग है? 42 है, 51 है, 70 है, 80 है? कौन सा बताइए जल्दी से जल्दी। इसका राइट आंसर रहेगा 70%। कितना है? 70% भाग किसमें है? फसली में। आगे देखिए 43वां प्रश्न, पर्वत निर्माणकारी घटनाओं का सही क्रम बताइए। पर्वतों का जो निर्माण होता है उस निर्माण का जो सही क्रम बताना आपको। कैरिबियन, वेस्कियन, कैलिडोनियन व अल्पाइन, सेनियन, कैलिडोनियन, हेसियन व अल्पाइन, अमेरिकन, कैलिडोनियन, अल्पाइन व सेनियन, कैलिडोनियन, हेसियन, कैब्रियन व अल्पाइन? कौन सा उसका राइट आंसर? तो राइट आंसर बताइए। उसका राइट आंसर रहेगा दूसरा। आगे देखिए 44वां प्रश्न, ऊंचाई व स्थलाकृति स्तंभ के मध्य विपरीत संबंध जिनसे परिकल्पित है किया है वह है एरियर होमस या प्राट? कौन सा है जिसने ऊंचाई व स्थलाकृति, इससे ऊंचाई व स्थलाकृति स्तंभों के मध्य विपरीत जो संबंध होते हैं उसको परिकल्पित किया है? किसने किया है? एरियर मध्य ने किया है, होमस ने किया है, एरी होमस ने किया है, प्राग ने किया है? किसने किया है बताइए? ये किया प्राग मौर्य। किसने किया है? प्राग मौर्य ने। आगे देखिए टेरेंट होते हैं। टेरेंट क्या होते हैं? टेरेंट मेंटल के स्वानिक व प्लेट विवर्तनिक प्रभाव के गतिमान परपटिक खंड होते हैं। अभी सारी प्लेटें होती है, अब सारी प्लेटें होती है या पारवर्ती प्लेटें होती है? क्या होती है? टेरेंट। तो टेरेंट होता है एक मेंटल के स्वानिक व प्लेट विवर्तनिक प्रभाव के गतिमान परपटिक खंड होता है, वो क्या होता है? टेरेंट। क्या होता है? टेरेंट। आगे देखिए दिया गया चित्र जिस प्रकार से वलन प्रदर्शित करता है वो कौन सा है? सम्मित है, एकनत है, समनत है या परिवर्त है? क्या है बताइए? इस प्रकार से ये प्रदर्शित कर रहा है डायग्राम। क्या बता रहा है ये? बताइए जल्दी से जल्दी कमेंट करके। क्या बता रहा है ये? जल्दी बताइए। इसमें राइट आंसर क्या रहेगा? उसका राइट आंसर रहेगा समनत। क्या रहेगा उसका? समनत। आगे देखिए दिए गए चित्र पर जिस प्रकार से भ्रंश प्रदर्शित दिए गए भ्रंश को बताते हैं, सामान्य, उत्क्रम, उदाहरण या सोपान? कौन से भ्रंश है बताइए? बताइए कौन से भ्रंश है? ये समान भ्रंश है। कैसे भ्रंश है? समान है। आगे देखिए गतिजन्य वायुदाब पेटियां हैं। गतिजन्य वायुदाब पेटियां है केवल उपोष्ण उच्च वायुदाब, केवल उपोष्ण उच्च दाब, केवल उपध्रुवीय निम्न दाब, उपोष्ण उच्च दाब, उपध्रुवीय निम्न दाब या दोनों या ध्रुवीय उच्च दाब? तो उसका राइट आंसर क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा उपोष्ण उच्च दाब, उपध्रुवीय निम्न दाब, दोनों है। आगे देखिए 48वां प्रश्न, 49वां 49 देखिए यदि धरातल सर्वत्र समतल होता है तो पृथ्वी घूर्णन नहीं करती तो पवन समदाब रेखा के परिप्रेक्ष्य में चलती। मतलब ये कहता है कि पूरी पृथ्वी समतल होती, पृथ्वी घूर्णन नहीं करती, समदाब रेखा जो पवनें होती वो समदाब रेखा कैसे होती? समानांतर होती, तिर्यक होती, समकोण होती, अनियत होती। कैसी रहती? तो वो रहती समकोण रहती। कैसे रहती? पवनें समकोण पर रहती। आगे देखिए कोरिलेशन बल जिस पर अधिकतम पड़ता है वह है जो कोरिलेशन बल होता है जिन पर अधिकतम पड़ता है, किस पर अधिकतम पड़ता है? थल समीर पर पड़ता है, जल समीर पर पड़ता है, व्यापारिक पर पड़ता है, ध्रुवीय पर पड़ता है? किस पर पड़ता है? कौन सी पवनों पर ये अधिक पड़ता है बताइए? ये पड़ता है ध्रुवीय पवनों पर। ध्रुवों पर कोरिलेशन बल वैसे भी ज़्यादा होता है। सबसे अधिक कोरिलेशन बल होता है वो कहाँ होता है? ध्रुवों पर, इसलिए ध्रुवीय पवनों पर ज़्यादा पड़ता है। उसके बाद देखिए 51 पवनों पर पड़ने वाले बलों का योग शून्य हो जाने पर, जो पवनों पर पड़ने वाले जो बल होता है वो शून्य हो जाता है। गति, स्थिर गति व दिशा से चलने वाले पवनों को कहते हैं, स्थिर गति से व दिशा में चलने वाले पवनों को क्या कहते हैं? पश्चिम पवन कहते हैं, जियोस्टॉपिक कहते हैं, पूर्वी कहते हैं, जेट कहते हैं? क्या कहते हैं बताइए? उसे कहते हैं जियोस्टॉपिक। क्या कहते हैं? जियोस्टॉपिक कहते हैं। आगे देखिए 52वां प्रश्न, सूची फर्स्ट में कोपेन का कोड दिया गया है और सूची सेकंड में जलवायु के प्रकार दिए हैं, उसमें आपको मिलाना है। क्या करना है? उसको मिलाना है। कोपेन का जो प्रश्न है बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तमाम एग्जामों को देखने को मिलता है। उसमें सूची को आपको मिलाना है, कौन सी सूची में कौन सा है। तो देखिए मिलाइए आप। पहले को मिलाओगे, ए से मिलाओगे ध्रुवीय,
जलवायु से। किससे मिलाओगे आप? द्रवीय जलवायु से। उसके बाद बी को मिलाओगे शुष्क जलवायु से। सी को मिलाओगे आप शोभ्य से मिलाओगे आद्र, और सी को मिलाओगे अन्य रेखीय से। तो उसका राइट आंसर क्या रहेगा? 3। आगे देखिए 53 सॉरी, उसमें सूची फर्स्ट में वलनकार वित्तीय निर्माण के सिद्धांत दिए हुए हैं, और उसके सूची सेकंड में दिए प्रस्तावक। किस किसने ये सिद्धांत दिए? उस सिद्धांत देने वाले प्रस्तावक होते हैं, उसको मिलाना आपको। तो उसमें मिलाना आपको, देखिए स्थिर जो जल है, स्थिर जल का सिद्धांत किसने दिया था? ये दिया था मरे ने। किसने दिया था? मरे ने। उसके बाद में हिम नियंत्रण किसने दिया था? ये दिया था डेली ने। किसने दिया था? डेली ने। उसके बाद निमंजन का सिद्धांत किसने दिया था? तो निमंजन का सिद्धांत दिया था डार्विन ने, और अपवर्तन का दिया था अगासिज ने। तो उसका राइट आंसर क्या रहेगा? फर्स्ट। आगे देखिए 54, परवाल के प्रकार के लिए आदर्श लवणता होती है। परवाल के जो विकास की आदर्श लवणता कितनी होती है? 5 से लेकर 10, 10 से लेकर 17, 37 से लेकर 46 या 27 से लेकर 30 कितनी होती है? जहाँ परवाल का विकास होता है वो होती है 27 से लेकर 30 सेंटीडिग्री पर। उसके बाद देखिए आगे प्रश्न हमाटाइप होता है या होती है एक प्रकार की। हमाटाइट क्या है? परवाल है, जलवायु है, आंतरिक सेल है या बाह्य सेल है? ये क्या है बताइए? ये परवाल है। ये क्या है? परवाल है। आगे देखिए 56, जैसलमेर, बाड़मेर, जालौर से शुरू और झुंझुनू तक फैली लगभग कर्मिक पट्टी जिसके कृषि से संबंधित है वह है क्या है? जवार है, ग्वार है, बाजरा है, सरसों है? क्या है उसके लिए बताइए? तो ये पट्टी किससे फैली हुई है? ये बाजरा के लिए फैली हुई है। जैसलमेर, बाड़मेर, जालौर, झुंझुनू और शुरू तक ये पट्टी फैली हुई है, ये बाजरा के लिए विकसित है। आगे लिखिए 57, नर्मदा योजना से सर्वाधिक लाभान्वित जिला कौन सा है? जालौर है, बाड़मेर है, जोधपुर है या जैसलमेर है? कौन सा जिला है नर्मदा से सर्वाधिक लाभ प्राप्त कर रहा है? वह जालौर। कौन सा है? जालौर। आगे देखिए 58, सन 2001 से लेकर 2011 के दशक में जिन जिलों में जनसंख्या की घनत्व में क्रमिक सर्वाधिक व न्यूनतम वृद्धि हुई है, कहाँ हुई है बताइए? राइट आंसर क्या रहेगा उसका? वो रहेगा जोधपुर, बांसवाड़ा, कोटा डूंगरपुर, जयपुर, जैसलमेर, अलवर, धौलपुर। तो जयपुर और जैसलमेर। आगे देखिए 59, जिस यूनानी विद्वान का विचार था कि सारे इतिहास को भौगोलिक परिप्रेक्ष्य में या सारे भूगोल को ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में परखना चाहिए, ये किसने कहा था? थेस ने कहा था, हेरोडोटस ने कहा था, हिकिडियस ने कहा था, या अलेक्जेंडर ने कहा था? किसने कहा था? ये कहा था हेरोडोटस ने। किसने कहा था? हेरोडोटस ने, मौर्य ने कहा था। दूसरा राइट आंसर रहेगा। आगे देखिए 60, जिस अवधि में घटनाक्रम द्वितीय विश्व युद्ध की और अग्रसित था उस अवधि में यूरोप का सीमा के विवाद का अध्ययन करने वाला विद्वान कौन था? उसमें यूरोप में जो विवादों का अध्ययन करने वाला विद्वान कौन था? उस विद्वान का नाम बताए। हंटिंगटन, हॉटसन, शावर या रेडजेल? कौन था? उसका राइट आंसर है हॉटसन। तो प्रश्न है विख्यात पत्र द मॉर्फोलॉजी ऑफ लैंडस्केप का प्रस्तुतिकरण जिन्होंने किया था वे हैं कॉलिटर, हंटिंगटन, हॉटसन या शावर? कौन से इसमें से? 61 में क्या आंसर रहेगा? तो इसमें रहेगा शावर। क्या रहेगा? शावर महोदय ने इसमें प्रस्तुतिकरण किसमें की? द मॉर्फोलॉजी ऑफ लैंडस्केप में। आगे देखिए 62 प्रश्न, अभिप्रेत प्रवासियों के स्वदेश लौटना जिस प्रकार का स्थानांतरण होता है वह है बलगत स्थानांतरण, प्रव्रजन स्थानांतरण, प्रतिगमन, प्रव्रजन या निर्वासन? तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? प्रतिगमन। क्या रहेगा? प्रतिगमन। उसके बाद आगे देखिए 63, आर्थिक दृष्टि से जापान का सबसे अधिक महत्वपूर्ण औद्योगिक प्रदेश है। जापान का सबसे महत्वपूर्ण औद्योगिक प्रदेश कौन सा है? नागोया, क्वांटो, उत्तरी क्यूशू, कोबे, ओसाका, क्योटो? तो उसका रहेगा क्वांटो। क्या रहेगा? क्वांटो। उसका राइट आंसर 2 रहेगा। आगे देखिए 64 प्रश्न, सही कथन चुनिए। ए में खनिज तेल के ज्ञात भंडारों की दृष्टि से वेनेजुएला अब सऊदी अरब से आगे निकलकर प्रथम स्थान है। बी में विश्व के सर्वाधिक तेल खनिज के भंडार सऊदी अरब में। सी में सऊदी अरब विश्व के लगभग 1/5 भाग तेल के भंडार है। डी है सऊदी अरब विश्व का सबसे बड़ा तेल उत्पादक व निर्यातक देश है। तो राइट आंसर उसका क्या रहेगा? तो राइट आंसर करेगा पहले देखिए सऊदी अरब में तेल की दृष्टि से
प्रथम है। उसके बाद में सऊदी अरब है, विश्व में 1/15 भाग है तेल के भंडार है और सबसे उत्पादक भी और निर्यात भी है। तो राइट आंसर क्या रहेगा 2। आगे देखिए 65वां प्रश्न, घटते क्रम में विश्व के सबसे बड़े यूरेनियम के उत्पादक देश है। घटते क्रम में आपको घटते क्रम में यूरेनियम उत्पादक देशों के नाम बताने हैं। कौन कौन से यूरेनियम उत्पादक देश है? तो देखिए पहले में आंसर रहेगा ए। क्या रहेगा? ए। आगे देखिए 66, क्षेत्रीय एकीकृत सिद्धांत में जिसका समन्वय हुआ है वह है। पहले में देखिए 3 भिन्न प्रदेश, दूसरे में जैक्सन पाउंड्स हिवलैंड्स के विचार, हॉटसन डिबलार्ड्स जैक्सन के विचार, हिट 12 हॉटसन व गॉटमैन के विचार। तो राइट आंसर क्या रहेगा 67 में? तो उसका 67 का राइट आंसर रहेगा 4। क्या रहेगा 4। आगे देखिए 67, विचार क्षेत्र श्रृंखला जिस सिद्धांत की व्याख्या करता है वह है हृदय क्षेत्र की, रिमलैंड क्षेत्र की, क्षेत्रीय एकीकृत सिद्धांत की और सीमा के विकास की। किसकी करता है? तो उसका राइट आंसर क्या रहेगा सी, तीसरा। उसका जो क्षेत्रीय विचार क्षेत्र श्रृंखला है ये किसकी करता है? ये क्षेत्रीय एकीकृत सिद्धांत की क्या करता है? व्याख्या करता है। आगे देखिए 68, दो संप्रभु राज्यों को अलग करने वाला क्षेत्र कटिबंध होता है। दो जो संप्रभु राज्य होते हैं उनको अलग करने वाला जो कटिबंध होता है उसे क्या कहते हैं? सीमांत कहते हैं, सीमा कहते हैं, अंतस्थ राज्य कहते हैं या वैधानिक रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? उसे कहते हैं सीमांत। क्या कहते हैं उसे? सीमांत कहते हैं। आगे देखिए राइट 69 में इस्लाकृतियों के विकास में भूगर्भिक संरचना के योगदान की संकल्पना किसने दी थी? वह है इस्लाकृतियों के संबंध में भूगर्भिक संबंध में संकल्पना दी थी। कौन है? ब्राउन है, चोले है, थॉर्नबरी है या स्टेलर है? कौन है 69 में? तो 69 में आंसर रहेगा सी। क्या रहेगा? सी, थॉर्नबरी। आगे देखिए प्रश्न है 70, किसी अवस्थिति पर कृषि उत्पादन के प्रकार को प्रभावित करने वाले कारकों जिस कारक को वन थ्यूनेन ने पूर्व कल्पित नहीं किया है। वन थ्यूनेन ने उसने पूर्व कल्पित नहीं किया किस पर? कृषि उत्पादन के प्रकार को प्रभावित करने वाले कारक। इसमें कौन सा कारक है? पहला जैसे भूमि किराया, दूसरा जलवायु, तीसरा बाजार से दूरी, चौथा है उत्पादक बाजार का विक्रय मूल्य। तो राइट आंसर क्या रहेगा उसमें? तो राइट आंसर रहेगा जलवायु। क्या रहेगा उसका राइट आंसर? जलवायु, जो उसको प्रभावित करता नहीं है। भूमि किराया प्रभावित करता है, बाजार से दूरी करता है, उत्पादक की विक्रय मूल्य भी प्रभावित करता है, लेकिन जलवायु प्रभावित नहीं करता। आगे देखिए 71 प्रश्न, भूकंप का अधिकेंद्र स्थित होता है। भूकंप का जो अधिकेंद्र स्थित होता है उद्गम केंद्र के 90 डिग्री पर, उद्गम केंद्र के 45 डिग्री पर, उद्गम केंद्र के मध्य और उद्गम केंद्र के समानांतर। तो राइट आंसर क्या रहेगा उसका? उद्गम केंद्र के 90 डिग्री पर क्या रहता है? भूकंप केंद्र स्थित रहता है। आगे देखिए 72वां, निम्नलिखित में से कौन सा भूकंप का प्रकार नहीं है? भूकंप का प्रकार कौन सा नहीं है? ज्वालामुखी जन्य, विवर्तनिक, नियात और मिश्रित। कौन सा भूकंप का प्रकार नहीं है? तो जो मिश्रित है वो भूकंप का प्रभाव आता नहीं है, लेकिन ज्वालामुखी होता है, विवर्तनिक होता है, नियात होता है। ये तीनों ज्वालामुखी का प्रकार है, लेकिन जो मिश्रित है वो ज्वालामुखी का प्रकार नहीं है। आगे देखिए कौन सा सुमिलित नहीं है? 73 प्रश्न, जिसमें इस्लाकार दिया है, दूसरी जगह दिया है निर्यात। उसमें देखिए जलोढ़ किससे बनता है, हिमोड किससे बनता है, वातग्रस्त किससे बनता है और एस्कर किससे बनता है। तो उसको आपस में क्या करना है? मिलाना है। उसको सुमिलित कौन सा सुमिलित नहीं है? तो सुमिलित कौन सा नहीं है? देखिए जलोढ़ पंख है वो नदी से बनते हैं, हिमोड हिमानी से बनते हैं और जो वातग्रह वायु से बनते हैं, लेकिन एस्कर वायु से बनते नहीं है। तो उसका राइट आंसर क्या रहेगा? 4 गलत है। अगर देखिए 74, एल्बिडो का तात्पर्य क्या है? एल्बिडो से तात्पर्य क्या है? तो एल्बिडो से तात्पर्य क्या है बताइए? पहला है ऊष्मा को सीखने की क्षमता, दूसरा है सूर्य की किरणों के मार्ग में प्रवृत्ति करने की क्षमता, तीसरा धरतल के सौर विकिरण की प्रवृत्ति करने की मात्रा और चौथा जलवायु के स्थानांतर ऊष्मा की मात्रा। तो उसका राइट आंसर क्या रहेगा? तो उसका राइट आंसर रहेगा 3। क्या रहेगा? 3। धरतल के सौर विकिरण की परिवर्तित मात्रा, धरतल से सौर विकिरण की परिवर्तित मात्रा, ये क्या है? एल्बिडो। क्या है? एल्बिडो। आगे देखिए 75, विश्व में ज्वार भाटे की सबसे अधिक ऊंचाई अंकित की गई है। विश्व में ज्वार भाटे की सबसे अधिक जो ऊंचाई वो कहाँ पर है? फंडी की खाड़ी में, मैक्सिको की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में, वह उत्तरी सागर में। कहाँ पर है? तो वहाँ राइट आंसर उसका क्या रहेगा? उसका राइट आंसर रहेगा जो फंडी की खाड़ी में सबसे अधिक ऊंचाई वाला ज्वालामुखी आता है। जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में टपका हुआ प्रश्न है, इसलिए उसको नोट डाउन कर लीजिए। ऐसे प्रश्न जो इस क्लास में जो प्रश्न आप एनालिसिस कर रहे हैं ये कई बार एग्जाम में रिपीट होते हैं, इसलिए उसको क्लास को बिना स्किप किए हुए क्लास को पूरी देखें, आने वाले तमाम एग्जामों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। आगे देखिए 76, भारत का दक्षिण बिंदु किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? भारत का जो दक्षिण बिंदु है वो किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? केरल में है, तमिलनाडु में, निकोबार
द्वीप समूह में या लक्षद्वीप में? कहाँ पर है तो बताइए, उसका राइट आंसर क्या रहेगा? तो उसका राइट आंसर रहेगा निकोबार द्वीप समूह। किस में रहेगा? निकोबार द्वीप समूह। जो दक्षिण बिंदु है वो कहाँ है? निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। आगे देखिए 77, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र एक मैंग्रोवन नहीं है? मैंग्रोवन का क्षेत्र कौन सा नहीं है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, या पश्चिम बंगाल का सुंदरवन डेल्टा है, महानदी या गोदावरी का डेल्टा है, एक तटीय क्षेत्र है? कौन सा नहीं है? तो वो है केरल का जो तटीय क्षेत्र है वो उसके मैंग्रोवन में आता नहीं है। बाकी द्वीप समूह, बंगाल की खाड़ी और महानदी, ये तीनों है ये सुंदरवन डेल्टा के लिए, मैंग्रोवन के लिए क्या प्रसिद्ध है। आगे देखिए 78, निम्नलिखित से कौन सा सुमेलित नहीं है? मृदा के प्रकार है और राज्य क्षेत्र है। कौन सी मृदा कहाँ पाई जाती है, उसमें से कौन सी सुमेलित नहीं है वो आपको ध्यान रखना। तो देखिए इसमें लेटरल पश्चिम में, काली मृदा भी आंध्र प्रदेश में, जलोढ़ मृदा मध्य गंगा प्रदेश, और मीठ मृदा है जो उड़ीसा के तट है, उसमें चारों सही है। लेकिन ये प्रश्न क्या रहेगा? स्टार प्रश्न रहेगा, ये उसमें बोनस में लिखिए, आपको संभावना पूरी। आगे देखिए 79, निम्नलिखित में कौन सा एक मानव भूगोल की शाखा नहीं है? मानव भूगोल की शाखा कौन सी नहीं है? तो पर्यावरणीय भूगोल है, सामाजिक भूगोल है, राजनीतिक भूगोल है, या आदिवासी भूगोल है? कौन सी भूगोल की शाखा नहीं है? जो पर्यावरणीय भूगोल है वो मानव भूगोल की शाखा नहीं है, लेकिन सामाजिक भूगोल है, राजनीतिक भूगोल है और आदिवासी भूगोल, ये तीनों मानव भूगोल की शाखा है, लेकिन ये शाखा नहीं है पर्यावरण भूगोल। आगे देखिए 80 प्रश्न, कौन सा मापक सार्वभौमिक रूप से क्या लिया जाता है? कौन सा मापक होता है वो सार्वभौमिक से उपयोग के लिया जाता है? रचनात्मक मापक, कथनात्मक मापक, प्रतिनिधि निम्न भिन्न, प्रतिनिधि भिन्न, या कर्ण मापक? कौन सा मापक है जो सार्वभौमिक रूप से उसका उपयोग किया जाता है? तो मापक कौन सा है? वो है प्रतिनिधि मापक। कौन सा है? प्रतिनिधि मापक, जिसका सभी चीज़ों को उपयोग किया जाता है। आगे देखिए प्रतिनिधि मापक को RF भी कहते हैं शॉर्ट में। आगे देखिए 81 प्रश्न, जब एक बहुत लंबी दूरी को छोटे मानचित्र पर दिखाया जाता है उसे मापक क्या कहते हैं? जो बहुत लंबी दूरी होती है उसे छोटे मानचित्र पर दर्शाया जाता है, उसे क्या कहते हैं? उसे वर्त मापक कहते हैं, लघु मापक कहते हैं, सार्वभौमिक मापक कहते हैं, साधारण मापक कहते हैं? उसे कहेंगे लघु मापक। क्या कहेंगे उसे लघु मापक कहते हैं। आगे देखिए 82, वायुमंडलीय गैसों के कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत है। वायुमंडलीय गैसों में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत है 0.002, 0.001, 0.06336, 0.93। उसका राइट आंसर क्या रहेगा? उसका राइट आंसर रहेगा 0.036। ये क्या है? CO2। क्या है? CO2। आगे देखिए 83, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वतीय संचलन का परिणाम नहीं है? पर्वतीय संचलन का परिणाम नहीं है। फलन है, भ्रंशन है, सवलन है, या निमज्जन है? तो कौन सा उसका प्रकार नहीं है? तो उसका जो निमज्जन है उसका प्रकार नहीं है। बाकी फलन भी होता है, भ्रंशन भी होता है और सवलन भी होता है, लेकिन जो निमज्जन होता नहीं है। आगे देखिए 84, कौन सी ग्रहीय हवाएं नहीं है? कौन सी ग्रहीय हवा नहीं है? व्यापारिक हवाएं, पशु हवाएं, मानसूनी हवाएं, या ध्रुवीय हवाएं? कौन सी नहीं है उसमें से? उसमें बताइए। तो उसमें से रहेगी आपकी जो मानसूनी हवा आती है ये ग्रहीय हवा नहीं है। बाकी जो व्यापारिक के पशु है और ध्रुवीय, ये तीनों कैसी? ये ग्रहीय पवन है। कैसी पवन है? ये ग्रहीय पवन है। लेकिन जो मानसूनी पवन है ये ग्रहीय पवन नहीं है। आगे देखिए 85, अटलांटिक महासागर में कौन सा उच्च प्रधानता है? अटलांटिक महासागर में कौन सा उच्च प्रधानता से है? उच्च क्या लिखा हुआ है? उच्च, मतलब अटलांटिक महासागर में कौन सा उच्च प्रधानता नहीं है? तो ग्लोबी रेजिना, रेडियोलेरिन, टेरापोड, या डाइटम? तो क्या है उसका राइट आंसर? उसका रहेगा ग्लोबी जेरियन। राइट आंसर रहेगा उसका पहला। आगे देखिए 86, संभववाद के स्थान पर प्रसंभववाद का शब्द का प्रयोग किसने किया था? संभववाद के स्थान पर जो प्रसंभववाद है उसका प्रयोग किसने किया था? हर्बर्टसन किया था, स्पेट ने किया था, बोमेन ने किया था, या फ्लूएड ने किया था? किसने किया था? तो उसका राइट आंसर स्पेट। क्या रहेगा? स्पेट महोदय ने इस पर क्या किया था? शब्द परिवर्तन किया था, संभववाद के स्थान पर प्रसंभववाद। आगे देखिए 87, कौन सी पुस्तक है जो कल्चर ज्योग्राफी में प्रकृति और मानव के सामंजस्य के में विश्वास रखने वाला भूगोलवेता है? कल्चर ज्योग्राफी में मानव व प्रकृति व मानव के बीच जो सामंजस्य है उसको विश्वास रखने के लिए भूगोलवेता है। कौन है? कल्चर ज्योग्राफी। कौन है? कॉल सावर है, रॉकसबी है, ब्लास है, क्या हंटिंगटन है? कौन सा उसमें से? तो उसमें रहेगा उसका राइट आंसर रहेगा सावर। क्या रहेगा? सावर। ये सावर महोदय की पुस्तक है। कौन सी है? कल्चर ज्योग्राफी। आगे देखिए 88, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को क्या करना? मिलान करना है। एक जगह आपको औद्योगिक प्रदेश दिए गए और दूसरी जगह दिया देश।
तो आपस में इसको क्या करना है, मिलाना है। मिडलैंड प्रदेश कहाँ है, तो मिडलैंड प्रदेश को क्या है, मिडलैंड प्रदेश को मिलाना किससे मिलाना है, तो मिडलैंड को प्रदेश को मिलाऊंगा आप ग्रेट ब्रिटेन से। किससे मिलाऊंगे, ग्रेट ब्रिटेन से। उसके बाद में आपको पिट्सबर्ग को मिलाऊंगे अमेरिका से। किससे मिलाऊंगे, अमेरिका से। उसे नगोया प्रदेश को किससे मिलाऊंगे, उसे फ्रांस से। और रोम की घाटी किससे मिलाऊंगे, फ्रांस से। तो राइट आंसर क्या रहेगा, पहला। आगे देखिए 89 का व्यवस्थित भूगोल का पिता किसे कहा जाता है, व्यवस्थित भूगोल का, सिस्टमेटिक ज्योग्राफी का फादर किससे कहता है, सिस्टमेटिक ज्योग्राफी। तो सिस्टमेटिक ज्योग्राफी का फादर किससे कहा जाता है, तो उसे इरेटोस्थेनीज। किससे कहा गया, इरेटोस्थेनीज में। पहला राइट आंसर का पहला रहेगा। आगे देखिए कौन सा सुमेलित नहीं है 90 में, उसमें सुमेलित कौन सा, उसको मिलाना है। क्या करना है, उसको मिलाना है। कौन सा सुमेलित नहीं है, तो देखिए हॉबल्ट है जो कि क्रॉसमस, रीटर है जो कि रीटर अर्थकुंडे, रेड जेल है एंथ्रोपोलॉजी, लेकिन जो ब्लास है वो नेचर ऑफ ज्योग्राफी नहीं है। तो राइट आंसर कौन रहेगा, चौथा। आगे देखिए 91 मानव भूदृश्य को स्वरूप देने वाला नवीनतम प्रतिनिधि है। मानव भूदृश्य को स्वरूप देने वाला नवीनतम प्रतिनिधि है, ये किसने कहा था, हार्वे ने कहा था, हॉटसन ने कहा था, हंटिंगटन ने कहा या साउर ने कहा था, किसने कहा था। उसका राइट आंसर क्या रहेगा, उसका रहेगा शावर। क्या रहेगा, शावर मैंने उससे कहा था। आगे देखिए 92 का राइट आंसर क्या रहेगा, देखिए निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। भूगोलवेता दिए गए और विशिष्ट क्षेत्र दिए गए, भूगोलवेता और विशिष्ट क्षेत्र। तो इसमें आरपीट आमूल परिवर्तन का क्षेत्र, आरपीट है जो आमूल परिवर्तन का भूगोल है, बिल्कुल सही है। उसके बाद देखिए स्मिथ है पर्यावरण भूगोल, बिल्कुल सही है। उसके बाद देखिए आगे गोल्ड है, गोल्ड जो व्यापारिक भूगोल है, गोल्ड क्या है, व्यापारिक भूगोल है। उसके बाद देखिए सिस्मो है जो भूगोल के अवश्यवाद है, तो इसमें चारों सही है। तो उसकी ये बोनस की पूरी संभावना है, स्टार्ट रहेगा। आगे देखिए 93 निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत भूगोल के प्रायद्वीपीय पठार का उप आर्थिक प्रदेश नहीं है। महाराष्ट्र का पठार है, बुंदेलखंड का पठार है, कर्नाटक का पठार है, आंध्र प्रदेश का पठार है। कौन सा पठार है, तो उसका उप औद्योगिक प्रदेश नहीं है, तो वो रहेगा बुंदेलखंड का पठार। कौन सा रहेगा, बुंदेलखंड का पठार। आगे देखिए 94 भूकंपीय सहायक क्षेत्र में हम कौन से तरंग का देख सकते हैं, मतलब जो भूकंपीय सहायक क्षेत्र है जिसमें अपन तरंग को देख सकते हैं। कौन सी तरंग है, पी तरंग है, एस तरंग है, एल तरंग है या कोई नहीं। तो पी तरंग होते हैं उसको अपन देख सकते हैं, सॉरी कोई तरंग होती है उसको अपन देख सकते नहीं है। राइट आंसर क्या रहेगा उसका 4, क्या रहेगा 4। आगे देखिए 95 में देखिए ज्वालामुखी द्वारा निर्मित सबसे बड़ी आंतरिक स्थलाकृति कौन सी है। जो ज्वालामुखी द्वारा निर्मित होती है धरातल के अंदर सबसे बड़ी जो स्थलाकृति होती है वो कौन सी है, बैथोलिक है, लेपोलिथ है या फैकोलिथ है, कौन सी है, तो वो देखिए राइट आंसर बैथोलिक। कौन सी रहेगी, बैथोलिक। आगे देखिए 96 सागरीय अधस्थल विस्तार का सिद्धांत कब प्रस्तुत किया था। सागरीय अधस्थल का विस्तार, सीफ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी किसने दी थी, कब दी थी, 1960 में, 1961 में, 1962 में, 1965 में, कब दी गई थी, तो वो दी थी। स्टार वाला प्रश्न है, इसमें बोनस की आपको संभावना है, उसमें उसका राइट आंसर दिया हुआ नहीं है, तो ये आपको बोनस मिलने की संभावना है। आगे देखिए 97 में क्या है, कीचड़ प्रवाह और मृदा प्रवाह का प्रकार है। कीचड़ प्रवाह और मृदा प्रवाह किसका प्रकार है, भूसंकलन का है, मन संचलन का है, तीव्र संचलन का है या अवदाव का है, किसका है, 97 बताइए। तो ये रहेगा तीव्र संचलन का, किसका रहेगा, तीव्र संचलन का है। आगे देखिए 98 निम्नलिखित में से कौन सी प्लेट इंडियन व एवं फिलीपीन प्लेट के बीच में स्थित है। इंडियन प्लेट और जो फिलीपीन प्लेट है उस प्लेटों के बीच में कौन सी है, क्रॉसास है, फिजी है, कैरोलिन है या नाइजका है, कौन सी प्लेट है। उस प्लेट का नाम क्या है, इसका नाम है कैरोलिन। क्या है, कैरोलिन प्लेट जो इंडियन प्लेट और जो फिलियन प्लेट है उस दोनों प्लेट के बीच में प्लेट है, कौन सी प्लेट है, कैरोलिन। आगे देखिए 99 गोकुल झील का निर्माण किस अवस्था में होता है, युवावस्था में, प्रौढ़ावस्था में, पूर्व प्रौढ़ावस्था में या वृद्धावस्था में, कौन सी अवस्था में होता है, तो ये रहता है प्रौढ़ावस्था में। कौन सी अवस्था में, प्रौढ़ावस्था है। नदी होती है जो प्रौढ़ावस्था में गोकुल झील का निर्माण करती है, ये नदी के बनने वाली आकृति है। आगे देखिए 100 प्रश्न, युवाल किस नाम से भी जाना जाता है, युवाल होता है किस नाम से जाना जाता है, रंध घाटी के नाम से, निपात रंध के नाम से, डोरियन रंध के नाम से या कंदरा रंध के नाम से, किससे नाम से जाना जाता है। ये पूरी संभावना आपके बोनस की, उसका राइट आंसर इसमें कुछ नहीं है,
इसकी बोनस की संभावना, स्टार वाला प्रश्न रहेगा। आगे देखिए 101, थार का मुस्तल कब समुद्र का हिस्सा था? तो थार का मुस्तल है ये समुद्र हिस्सा कब था? प्रागजीव में, नवजीवन में, प्रीकैम्बियन में या मध्यजीव में? कब में था ये बताना। ये था, ये भी आपकी स्टार की संभावना है, पूरी स्टार मिलने की संभावना है, बोनस की संभावना है। आगे देखिए 102, नीचे दिए गए भारत के मानचित्र उत्तर पूर्वी भारत में स्थित पहाड़ियाँ का शब्दों को ABCD के रूप में दर्शाया गया है। सही नाम को पहचानिए। पहाड़ी दी गई है, उसको पहचानना है। देखिए A लाल्फा, B पटकोई बूम, C नागा और D मिजो। दूसरे में पटकोई बूम, डाफला नागा मिजो। उसके बाद में डाफला पटकोई बूम मिजो और नागा, डाफला नागा मिजो पटकोई बूम। उसको सीक्वेंस के हिसाब से सेट करना, कौन सी पहाड़ी है तो वो बताना आपको। तो उसका राइट आंसर रहेगा, पहले रहेगी डाफला, दूसरी की पटकोई बूम, तीसरी रहेगी नागा और चौथी रहेगी मिजो। ये पहाड़ियाँ है। आगे देखिए 103, येरी की मुख्य संकल्पना किसने की थी? येरी की जो मुख्य संकल्पना कौन सी थी? येरी ने कौन सी संकल्पना दी थी मुख्य संकल्पना? तो उसको बताना है। पहला है घनत्व परिवर्तन के स्थान पर गहराई की समानता, दूसरा है समान घनत्व के साथ समान गहराई में परिवर्तन, समान घनत्व के साथ समान गहराई, घनत्व परिवर्तन के साथ में गहराई में परिवर्तन। तो उसका राइट आंसर रहेगा समान घनत्व के साथ गहराई में परिवर्तन होता है। ये किसने क्या? एरी की संकल्पना है। आगे देखिए 104 में, प्रवास के लिए गतिशीलता संक्रमण का मॉडल किसने दिया था? प्रवास के लिए गतिशीलता का संक्रमण का जो मॉडल है ये किसने दिया था? ली ने दिया, जेलेस्की ने दिया, स्टोफर ने दिया, एफ जिफ ने दिया था। किसने दिया था ये? तो ये दिया था जेलेस्की ने। किसने? जेलेस्की ने। जेलेस्की ने प्रवास के संबंध में गतिशीलता संक्रमण का सिद्धांत दिया था। आगे देखिए 105, प्रकृति आदेशात्मक नहीं है। प्रकृति है जो आदेशात्मक नहीं है वह अनुमति बोधक एवं कथन किसका है? तो ब्लास का है, रेडचल का है, ब्रुंस का है या सैंपल का है? किसका है 105 में? तो 105 का राइट आंसर रहेगा ब्रुंस का। क्या रहेगा? ब्रुंस का। आगे देखिए 106 में, यूएसए की मक्का पेटी की पश्चिमी सीमा का निर्धारण करती है। यूएसए की जो मक्का पेटी है जो पश्चिमी सीमा का निर्धारण करती है, तो 100 सेंटीमीटर, 75 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर या 65 सेंटीमीटर? कौन सी सेंटीमीटर जो वर्षा रेखा है जो विभाजित करती है? तो वो रहेगी आपकी 50 सेंटीमीटर। कौन सी 50 सेंटीमीटर है जो USA की जो मक्का पेटी है उसको पश्चिम भाग से निर्धारण करती है। आगे देखिए 107, फ्रांस का तोलूज औद्योगिक प्रदेश किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? फ्रांस का जो तोलूज प्रदेश है वो किसके लिए? लौह इस्पात के लिए, मोटर वाहन के लिए, सूती वस्त्र के लिए और विमान के लिए? किसके लिए? तो उसका राइट आंसर रहेगा विमान के लिए। किसके लिए? विमान। तोलूज है ये विमान के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? विमान के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद 108 में देखिए, हवल्सी के अनुसार विश्व में कुल कितने कृषि प्रदेश है? हवल्सी के अनुसार विश्व में कितने कृषि प्रदेश है? 11 है, 12 है, 13 या 14 है? कितने? तो 13 कृषि प्रदेश है। हवल्सी महोदय के अनुसार विश्व में कुल 13 कृषि प्रदेश है। आगे देखिए 109, प्रथम स्वदेशीवादी टेलोस्की कौन था? अस्तु था, एनेक्जिमेंडर था, पॉलीबिस का था या टॉलमी था? कौन था? तो उसका राइट आंसर रहेगा अरस्तु। क्या था? अरस्तु महोदय। आगे देखिए 110 में, राजस्थान के कौन से जिले लूणी नदी का अंतर्वर्ती क्षेत्र है? तो कृषि प्रदेश में सम्मिलित नहीं है। जोधपुर, नागौर, लूणी, पाली, सिरोही, जालोर, बाड़मेर, सिरोही, पाली, बाड़मेर, जोधपुर, अजमेर। जो कौन सा सही नहीं है तो है पाली, सिरोही और जालोर। ये सम्मिलित है। किसमें सम्मिलित है? जो लूणी नदी अंतर्वर्ती है उस क्षेत्र में कृषि जलवायु के प्रदेश में ये सम्मिलित है, पाली, जालौर और सिरोही। आगे देखिए 111, निम्नलिखित में को सम्मिलित कीजिए। जिले दिए हुए एक साइड 2011 का जनघनत्व दिया है। जयपुर में 503, भरतपुर में, मतलब उसको मिलान करना है। क्या करना है? उसको मिलान करना है। किसका है? तो इसके देखिए जयपुर में किसका है? जयपुर में 595। कितना है? 595। भरतपुर में कितना है? तो भरतपुर में रहेगा 503। उसके बाद में दौसा में कितना रहेगा? तो दौसा में 476 और अलवर में कितना है? 438। तो राइट आंसर क्या रहेगा? 4। क्या रहेगा? 4। आगे देखिए 112 में क्या है? सॉरी, उसका राइट आंसर एक बार वापस मिलाते हैं। उसका राइट आंसर 3 रहेगा। क्या रहेगा? 3। जयपुर का कितना है? तो जयपुर का रहेगा आपको 595। उसके बाद भरतपुर का 503। उसके बाद में दूसरा का रहेगा आपका 76 और उसका रहेगा, तो राइट आंसर करेगा उसका रहेगा। उसके बाद देखिए
112 थॉर्नवेट के अनुसार नीचे दिए गए राजस्थान के मानचित्र में कौन सी जलवायु प्रदेश बताया गया। थॉर्नवेट मॉडल ने ये कौन सी बताइए, DW, CW, DBW, EAD कौन सी जलवायु प्रदेश है, जो कि पश्चिमी राजस्थान में। पश्चिमी राजस्थान में कौन सी जलवायु प्रदेश, तो उसे एंड, क्या है एंड, END, एंड जलवायु प्रदेश है कौन के थॉर्नवेट के अनुसार। आगे देखिए 113 राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना की सहायता से चल रही है। राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता की परियोजना किसकी सहायता चल रही है, तो इंटरनेशनल फाउंडेशन फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट, एशियन डेवलपमेंट बैंक, वर्ल्ड बैंक, जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी किससे चल रही है, तो उसका राइट आंसर क्या रहेगा, तो ये भी स्टार का प्रश्न है। आगे देखिए 114 व्यवहारवादी भूगोल का विकास किस दशक में हुआ था। व्यवहारवादी है उसका किस दशक में हुआ था, 1970 में, 1980 में, 1960 में, 1940 में। तो कब हुआ था, 1960 में। कब हुआ था, 1960 में। आगे देखिए बाजार सूचकांक अधिक होने पर वेबर के अनुसार उद्योग कहाँ स्थापित होगा, बाजार के समीप, बाजार के कच्चा माल के बीच, कच्चे माल के समीप और सर्वस्था क्या होगा, तो वो रहेगा कच्चा माल के और बाजार के बीच, क्या रहेगा, कच्चा माल और बाजार के बीच रहेगा, सॉरी कच्चा माल और बाजार के क्या रहेगा, समीप रहेगा, कच्चा माल और बाजार के क्या रहेगा, समीप रहेगा। आगे देखिए क्षेत्र 116 क्षेत्र एकरूपता सिद्धांत की श्रृंखला का सही क्रम क्या है, राजनीतिक विचार, गति, निर्णय, राजनीतिक क्षेत्र या क्षेत्र, राजनीतिक विचार, निर्णय, गति, क्षेत्र, क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र, निर्णय, राजनीतिक विचार, क्षेत्र, गति, राजनीतिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र, क्षेत्र, गति, निर्णय, राजनीतिक विचार। उसका राइट आंसर क्या रहेगा, तो उसका राइट आंसर रहेगा 2, क्या रहेगा 2, राजनीतिक विचार रहेगा पहले, राजनीतिक विचार, फिर निर्णय, फिर गति, फिर क्षेत्र, फिर राजनीतिक क्षेत्र। तो उसका राइट आंसर क्या रहेगा 2। आगे देखिए 117 निम्न में से कौन सा स्थान कर्क रेखा राजस्थान के उत्तर में, निम्न में से कौन सा स्थान कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है, तो जबलपुर है, बांकुरा है, पलोडिया है या भुज है, कौन सा है, तो वह है बांकुरो। बांकुरो कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है, बाकी ये तीनों है दक्षिण में स्थित है। आगे देखिए 118 केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय विरासत शहर विकास और संवर्धन योजना की प्रथम दौर से संचालित राजस्थान का नगर है। राष्ट्रीय विरासत शहर विकास में जो संवर्धन योजना है उसमें प्रथम दौर में संचालित राजस्थान कौन सा शहर है, जयपुर है, अजमेर है, उदयपुर है, जोधपुर है, तो कौन सा है राजस्थान का कौन सा शहर है, तो अजमेर। कौन सा शहर है, अजमेर। आगे देखिए निम्नलिखित से किस जनगणना दशक में लिंगानुपात में भारतवर्ष में सबसे अधिक गिरावट दर्ज की थी, लिंगानुपात 1951, 1961, 1981, 1991, 1961, 1971, 2001 से 2011। कब से लिंगानुपात में गिरावट की थी, तो 1961 और 71 में सबसे अधिक लिंगानुपात में क्या थी, गिरावट की गई थी। आगे देखिए 120वां सागरीय दर स्थल विस्तार सिद्धांत की व्याख्या करते हुए यह निम्न में किस अवधारणा को विचार नहीं किया था, मध्य सागरीय कटकों के साथ में ज्वालामुखी क्रिया, महासागरीय नितल की चट्टाने के में सामान्य एवं उत्क्रमण समभू के क्षेत्र की पहाड़ियों का होना, विभिन्न महाद्वीपों में जीवाश्मों का वितरण और महासागरीय तल की चट्टानों की आयु। तो उसका राइट आंसर क्या रहेगा 20 का, तो 20 का राइट आंसर रहेगा क्या रहेगा 20 का राइट आंसर रहेगा विभिन्न महाद्वीप एवं जीवाश्म का वितरण, ये उसने विचार नहीं किया था, बाकी तीनों पर उसने विचार किया था हिस ने। आगे देखिए 121वां सीखना है ज्ञान का स्तर है, ज्ञान की उष्मा है, प्राणी मात्र के व्यवहार के सुधार लाने की प्रक्रिया है, प्राणी मात्र के व्यवहार में प्रेरित करने की। तो 121 का रास्ता क्या रहेगा 3, उसमें क्या रहेगा प्राणी मात्र के व्यवहार में सुधार लाने की प्रक्रिया, ये होता है सीखना, यह था लर्निंग। आगे देखिए 122वां शिक्षण अधिगम का केंद्र है, शिक्षक है, शिक्षार्थी है, कक्षा कक्ष है, एक खेल का मैदान है, तो शिक्षण अधिगम का केंद्र रहेगा शिक्षार्थी, छात्र क्या रहेगा लर्नर। आगे देखिए 122 अधिगम का प्रकार है, कौन से अधिगम का प्रकार है, तो अधिगम का प्रकार है आगमन, निगमन, नकारात्मक, सकारात्मक, बनावटी, वास्तविक, शिक्षा, शिक्षक और शिक्षार्थी। तो उसका रहेगा आगमन और निगमन, क्या रहेगा आगमन और डिडक्टिव और इनडिडक्टिव। आगे देखिए 124 प्रभावशाली शिक्षण में निम्न में से कौन सी विशेषता आवश्यक नहीं है, शिक्षक को विषय की जानकारी हो, आत्मविश्वास द्वारा शिक्षण हो, अंग्रेजी भाषा की अच्छी जानकारी हो, कक्षा कक्ष व्यवस्था में शिक्षण विधि की अच्छी जानकारी हो। तो 124 का राइट आंसर क्या रहेगा, तो 124 का राइट आंसर रहेगा 3, अंग्रेजी भाषा की अच्छी जानकारी, इसके लिए आवश्यक नहीं है। आगे बात देखिए 125 में अपने प्रसिद्ध पुस्तक में किसने लिखा है कि व्यक्ति को नया जीवन तब शुरू होता है जब वह किशोरावस्था से गुजरता है, कि स्किनर लिखा, हल ने लिखा, टॉलमैन लिखा, एस्टन ने, हॉल ने लिखा, किसने लिखा ये, तो ये लिखा है आपके स्टेन ने, हॉल ने, किसने लिखा है स्टेन ने, हॉल ने। स्टेन हॉल ने कहते हैं कि व्यक्ति का नया जीवन तब शुरू होता है जब वो किशोरावस्था में क्या कहते हैं प्रवेश करता है।
आगे देखिए 126 बालक समाज के बारे में कब दुखी होता है? जब किशोरावस्था विकसित हो जाती है। संवेगात्मक चेतनाएं, सामुदायिक भावनाएं, सामाजिक सचेतनाएं या पारिवारिक सोच है। तो क्या उसका राइट आंसर रहेगा? सामाजिक सचेतना। क्या रहेगी? सामाजिक सचेतना। आगे देखिए 127 किशोरों से परिपक्व व्यवहार की सामाजिक किशोरों से परिपक्व व्यवहार की समाज की प्रत्याशा से किशोर के ले जाती है या ले आते हैं। हीन भावना का विकास, उच्च भावना का विकास, समूह की सोच का विकास या सामाजिक एकता का विकास। तो उसका राइट आंसर क्या रहेगा? एक। क्या रहेगी? हीन भावना का विकास। आगे देखिए 128 में किशोरावस्था में मानसिक उथल पुथल पहुंच जाते हैं। कहाँ पहुंच जाते हैं? तो अधोपतन की स्थिति में, उच्चतम स्थिति में, उच्चतम विकास की स्थिति में या नकारात्मक रूप से। तो उच्चतम स्थिति पर कब पहुंच जाता है? उच्चतम स्थिति पर पहुंच जाता है। क्या पहुंच जाता है? किशोरावस्था का मानसिक उथल पुथल पहुंच जाता है। आगे देखिए 129 में आवश्यक रूप से सीखना जुड़ा हुआ है उद्दीपन से, उद्दीपन प्रत्युत्तर से। आवश्यक रूप से सीखना जुड़ा हुआ है उद्दीपन प्रत्युत्तर से। व्यवहारवादी उपागम, सामाजिक उपागम, आर्थिक उपागम या नैतिक उपागम। कौन सा उपागम है बताइए? तो वो कब रहेगा आपका? क्या रहेगा? व्यवहारवादी उपागम। कौन सा रहेगा? व्यवहारवादी उपागम। आगे देखिए 130 में सीखना एक लक्ष्य आधारित क्रिया है जिसकी सफलता में कुछ कारक का योगदान है, जिसमें वातावरण है, विद्यार्थी को बलयुक्त प्रेरणा है, विद्यार्थी की मानसिक व्यवस्था है या उपरोक्त सभी। तो उसका राइट आंसर रहेगा उपरोक्त सभी। क्या रहेगा? उपरोक्त सभी। आगे देखिए 131 में विद्यार्थी विशेष शिक्षण क्रिया से रुचि रखते हैं यदि शिक्षक शिक्षण कोई इकाई चयन करने तथा उसे संगठित कर प्रकार करें कि शिक्षार्थी सभी विकसित करें। तो सहायक सामग्री के रूप में रुचि लेंगे, श्याम पट कार्य करेंगे या पाठ पढ़ेंगे। तो वो कहेंगे रुचि लेंगे। क्या कहेंगे? रुचि लेंगे। तो उसका राइट आंसर क्या रहेगा? 2। आगे देखिए 132वां एक मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति हर नई परिस्थिति को समझता है। मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति है, अच्छी प्रकार समायोजित कर सकता है, अच्छी प्रकार समायोजित हो सकता है, कहीं भी समायोजित नहीं होगा, समाज में अव्यवस्था उत्पन्न करता है, किसी भी परिस्थिति को नहीं संभाल सकता है। तो उसका राइट आंसर क्या रहेगा? तो अच्छी प्रकार से समायोजित। उसके आगे देखिए 133 किशोरों की मानसिक अव्यवस्था से शैक्षिक संस्थानों को क्या निदान कर सकते हैं? स्वस्थ वातावरण प्रदान करेंगे, प्रभावशाली शिक्षण वातावरण को प्रदान करेंगे, आवश्यकता आधारित पाठ्यक्रम प्रदान करेंगे या उपरोक्त सभी। तो उसका राइट आंसर रहेगा उपरोक्त सभी। क्या रहेगा? उपरोक्त सभी। उसके बाद देखिए 134 अपने मानसिक स्वास्थ्य को ठीक रखने हेतु शिक्षक का दायित्व क्या है? कक्षा में शिक्षण नहीं करें, शिक्षक व्यवहार के प्रति निष्ठावान नहीं रहे, व्यवसाय के प्रति वफादार रहे, व्यवहार सही नहीं करें। तो व्यवसाय के प्रति क्या है? वफादार। व्यवसाय के प्रति क्या है? वफादार। आगे देखिए 135 व्यक्तिगत निर्देश में कौन सा बिंदु नहीं है, सम्मिलित नहीं है? तो समूह मनोवैज्ञानिक परीक्षण, विशेष मानसिक क्षमताएं, अधिक्षमता की प्रवृत्ति या व्यक्तिगत विशेषता। तो वो रहेगी आपकी समूह मनोवैज्ञानिक परीक्षण। आगे देखिए 136 सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी की शिक्षा के क्षेत्र में कौन सी प्रमुख लक्ष्य है? तो उसका राइट आंसर क्या रहेगा? देखिए शिक्षा एवं अनुसंधान विषय सामग्री का अधिकाधिक संचार करना, वर्तमान पीढ़ी को साइबर शिक्षा एवं एज की भली भांति प्रतिस्थापित करना, डिजिटल पुस्तकालय ये साबित करना, यह उपरोक्त सभी। तो उसका राइट आंसर रहेगा उपरोक्त सभी। क्या रहेगा? उपरोक्त सभी। आगे देखिए 137 में शिक्षा में सूचना संप्रेषण तकनीकी की आवश्यकता क्यों है? शिक्षा की मांग की पूर्ति हेतु, विद्यार्थियों की आवश्यकता अनुसार विषय की विषय वस्तु प्रस्तुत करने हेतु, अध्यापन की को अधिक सरल बनाने हेतु, या उपरोक्त सभी। तो उसका राइट आंसर उपरोक्त सभी। क्या रहेगा? उपरोक्त सभी। आगे देखिए कंप्यूटर के मुख्य कार्य क्या है? कंप्यूटर के मुख्य कार्य क्या है? प्रदत्त संकलन, प्रदत्त संचरण, प्रदत्त प्रोसेसिंग, ये उपरोक्त सभी। डाटा कलेक्शन, डाटा स्टोरेज, डाटा प्रोसेसिंग, या अबव ऑल। तो उसका राइट आंसर क्या रहेगा? अबव ऑल, उपरोक्त सभी। क्या रहेगा? उपरोक्त सभी। आगे देखिए कंप्यूटर कार्यक्रम की मुख्य सरणी कौन सी है?
कंप्यूटर कार्यक्रम की जो मुख्य क्षण कौन सी है? समस्या की सूची बनाना, समस्या को शरणबद्ध करना, रेखा चित्र द्वारा विस्तार से शरण स्पष्ट करना, ये उपरोक्त सभी। तो उसका राइट आंसर क्या रहेगा? उपरोक्त सभी। क्या रहेगा? उपरोक्त सभी। आगे देखिए 140 में कंप्यूटर से संबंधित शब्दावली कौन सी है? सॉफ्टवेयर पैकेज, परिसंस्करण पद्धति, रीड ओनली मेमोरी या उपरोक्त सभी। तो उसमें भी उपरोक्त सभी ये सब होते हैं। सॉफ्टवेयर भी होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम भी होता है, रीड ओनली मेमोरी भी होती है एवं। आगे देखिए 141 सूचना संप्रेषण तकनीक का मुख्य कार्य कौन से हैं? सूचना को संग्रह करना, सूचना को संप्रेषण या हस्तांतरण करना, सूचना को पुनरुत्पादन करना, ये उपरोक्त सभी। तो उसका भी राइट आंसर क्या रहेगा? उपरोक्त सभी। क्या रहेगा? उपरोक्त सभी। आगे देखिए 142 शिक्षा में सूचना संप्रेषण की तकनीक का प्रयोग है। शिक्षण में सूचना संप्रेषण तकनीक का प्रयोग, संसाधनों की सहभागिता में सूचना संप्रेषण की तकनीक का प्रयोग, शिक्षकों की व्यावसायिक प्रगति में सूचना संप्रेषण की तकनीक, या उपरोक्त सभी। क्या रहेगा? तो उसमें रहेगा राइट आंसर क्या रहेगा? उसमें 142 उपरोक्त सभी। क्या रहेगा? उपरोक्त सभी। आगे देखिए अधिगम की तात्पर्य, व्यवहार में स्थायी अस्थायी परिवर्तन लाना, अभ्यास शिक्षण में परिवर्तन लाना, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष अनुभव के माध्यम से व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन करना, या वातावरण से संबंधित आवश्यकता की पूर्ति के लिए व्यवहार में लाने हेतु कुछ परिवर्तन लाना। तो उसका राइट आंसर क्या? 3 प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से अनुभव के आधार में व्यवहार में क्या करना? अपेक्षित परिवर्तन करना। वही आपका क्या है? अधिगम। आगे देखिए 144 अगर एक छोटे बालक ने अपनी रोटी पानी में गिरा दी तो दूसरा बालक उसी रोटी देने के पक्ष में नहीं होगा, लेकिन एक किशोर उस बालक की छोटी आयु में को ध्यान रखते हुए दूसरी रोटी देने में सहमत हो जाता है। किशोर का यह व्यवहार कैसा है? अच्छा है, चलता है, नैतिक व्यवहार है, या करुणा है? तो ये उसका व्यवहार रहेगा नैतिकता। क्या रहेगा? नैतिकता। आगे देखिए 145 निम्नलिखित में से कौन सा कार्य किशोरावस्था के विकासात्मक कार्यों में नहीं आता है? स्थूल एवं सूक्ष्म कार्य, व्यापार हेतु सभी तरह के आवश्यक संपत्तियों का विकास करना, अपनी एक अलग पहचान बनाने के भीतर बढ़ना, अधिक आत्मनिर्भरता की ओर उचित कदम बढ़ाना, या विषय वस्तु व्यक्तियों के स्थान मूल्य एवं प्रति अस्थायी भाव विकसित करना। तो उसका राइट आंसर रहेगा 4 वस्तुओं व्यक्तियों स्थानों एवं मूल्यों के प्रति अस्थायी भाव विकसित होना, करना, विकसित होना। आगे देखिए 146 निर्मितवाद के संपर्क से संबंधित सबसे अधिक महत्वपूर्ण कथन है? कौन सा है? वाद विवाद चर्चा के द्वारा विषयों का निर्माण करना, कक्षा में शिक्षक द्वारा समझाकर विचारों का निर्माण करना, कक्षा में विद्यार्थी द्वारा माता पिता के निर्देशानुसार विचारों का निर्माण करना, या पाठ्य सामग्री गतिविधि के द्वारा ज्ञान प्रदान करना। तो उसका रहेगा वाद विवाद। क्या रहेगा? वाद विवाद के द्वारा चर्चा विचारों का निर्माण करना, ये निर्मितवाद है। क्या है? निर्मितवाद है। आगे देखिए 147 संवेगात्मक बुद्धि के विकास हेतु आवश्यक नहीं है। कौन सा आवश्यक नहीं है? संज्ञात्मक कौशल, मानसिक विकास, भावात्मक क्षेत्र की योग्यता, और मार्गदर्शन एवं शोधन। तो वही का मार्गदर्शन एवं शोधन। राइट आंसर क्या रहेगा? 4। आगे देखिए 148 मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा से संबंधित संवेग है। मूल प्रवृत्ति आश्चर्य, व्यय, क्रोध या विषाद। तो वही का आपका आश्चर्य। क्या है? आश्चर्य। उसके देखिए निम्नलिखित में से कौन सा सूचना संप्रेषण तकनीकी संबंधित नहीं है? लैन, मैन, ऑन और वन। कौन सा नहीं है? तो उसका रहेगा 3 ON। आगे देखिए 150 निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम के स्थानांतरण प्रकार नहीं है? सकारात्मक स्थानांतरण, नकारात्मक स्थानांतरण, दूरवर्ती स्थानांतरण, या शून्य स्थानांतरण। कौन सा नहीं है? तो वो आपका नहीं है दूरवर्ती स्थानांतरण होता नहीं है। बाकी सकारात्मक होता है, नकारात्मक होता है और शून्य होता है। तो गाइस आज की क्लास में अपन ने पूरे 150 प्रश्न देखे, जो कि स्कूल व्याख्याता भर्ती 2015 का पेपर था। बहुत ही अपन ने गहराई से उसको एनालिसिस किया ऑफिशियल आंसर के साथ में। क्लास अच्छी लगे तो अधिक से अधिक अपने साथियों को जरूर शेयर करें। आगे क्लास में